गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ आधुनिक विश्व में चरवाहे के नेक्स्ट पॉइंट औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने विभिन्न महाद्वीपों में अपने आप को स्थापित किया और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा थी, क्या थी? प्राकृतिक संपदा, उसका उपयोग अपने विकास के लिए किया। उपनिवेशवादी व्यवस्था इसी को बोलते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य की प्राकृतिक संपदा पर अधिकार करके उसका उपयोग क्या करता है? अपने विकास के लिए करे तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। तो जो राज्य जिस क्षेत्र पर अधिकार करता है वो उस राज्य का क्या बन जाता है? उपनिवेश बन जाता है। तो इंग्लैंड जो राज्य था उसके उपनिवेश कौन बने? यूरोपियन जो राज्य थे उनके उपनिवेश कौन बने? एशिया और अफ्रीका के देश, उनके राज्य। तो उन्होंने वहाँ रहने वाले जो चरवाहे हैं उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में हम जानेंगे। तो औपनिवेशिक शासन ने जो है चरवाहों की ज़िंदगी को बहुत बदल दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात थी कि जो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने इनके घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी। घूमने फिरने पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूम नहीं सकते। तो आप देखिए कि जो चरवाहे हम किसे कहते हैं? उन घुमंतू जातियों को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराते हैं। अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को नहीं चराएंगे और एक ही स्थान पर अगर जम जाएंगे तो उस स्थान की वनस्पति क्या होगी? खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएगी और एक निश्चित समय के बाद उनके पशु भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? उनका स्वास्थ्य गिर जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो वो रीजन क्या थे जिसकी वजह से इनकी जो आवाजाही थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया? तो पहली बात, फर्स्ट जो रीजन था, राजस्व वसूलना। क्योंकि जो चरवाहे जिस भूमि के ऊपर पशु चराते थे उसको क्या बोला जाता था? सरगा। क्या बोला जाता था? सरगा। जहां पशुओं को चराया जाता है उसके ऊपर कोई खेती नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? खेती नहीं की जाती। अगर खेती नहीं की जाएगी वहां तो उस पर क्या नहीं लगेगा? कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, भूमि कर नहीं लगेगा। भूमि कर नहीं लगेगा तो आमदनी क्या होगी? शून्य होगी। और अंग्रेजों ने जब इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, पैसा कमाया जाए चाहे वो कैसे भी आए। तो वहां की सरकार ये चाहती थी क्यों ना इन चारागाहों को किसके अधीन लाया जाए? कृषि क्षेत्र के। और इसके ऊपर क्या लगाया जाए? लगान लगाया जाए। और आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा ये। क्योंकि इन उपजाऊ ज़मीनों के ऊपर किसकी खेती की जा सकती है? जूट की जा सकती है, कपास की जा सकती है, गेहूं की जा सकती है और अन्य खेती और चीज़ों का भी उत्पादन किया जा सकता है। और इन सभी की इंग्लैंड में क्या रहती है? ज़रूरत रहती है। तो अंग्रेज अफसरों ने सोचा कि ये जो खाली ज़मीन होती है इसका खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ना तो इससे कोई लगान मिलता है। और अंग्रेज इस भूमि को क्या मानते थे? बेकार मानते थे।
तो इसलिए इन्होंने क्या बनाए, फिर भूमि विकास के नियम बनाए। क्या बनाए इन्होंने? भूमि विकास के नियम। और भूमि विकास का मतलब क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि क्षेत्र में क्या किया जाए, बदला जाए। तो इसलिए इन्होंने खेती लायक जो भी ज़मीन थी उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया, या फिर उन लोगों को दे दिया जो खेती नहीं करते थे। ये ज़मीन अपने कब्ज़े में लेके, और वो ज़मीन किसको दे दी? उन लोगों को दे दी जो गैर खेतीहर लोग थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी। उनको रियायत दे दी कि आप इस ज़मीन को किसके लायक बनाएं, खेती के लायक बनाएं। ऊंची नीची थी उसको समतल किया जाए, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी उनको काट के साफ़ किया जाए। तो आप लोग इसके ऊपर आराम से खेती कर सकते हैं और आपसे किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो चरवाहों की जो ज़मीनें थी उनका जो इस्तेमाल किस में होने लगा? खेती में होने लगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात क्या थी? जो दूसरी जो बात थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने वन अधिनियम बना दिया। क्या बना दिया? वन अधिनियम। और इसके तहत जंगलों को जो है वर्गीकृत कर दिया। क्या कर दिया? वर्गीकृत। जैसे आरक्षित वन पहला, संरक्षित वन दूसरा, ग्रामीण वन तीसरा। और जो आरक्षित वन जो घोषित किए गए वो कौन से थे? जहां मूल्यवान पौधे थे। जहां पर कौन से पौधे थे? मूल्यवान। कौन कौन से मूल्यवान पौधे थे? देवदार, साल, सागौन, ये बड़ी मूल्यवान लकड़ियां थी। उन्होंने कहा कि ये जो चरवाहे इन जंगलों में जाते हैं तो इन पेड़ों के ऊपर जो कोंपले होती हैं उनको इनके पशु क्या है? खा जाते हैं। पशुओं के चरने से ये जो जंगली पौधे हैं उनकी जो कोंपले होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो छोटे पौधे होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? अपने पाँव में कुचल देते हैं। इससे क्या होता है? नए पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो जैसी आरक्षित वन घोषित कर दिया तो उसके अंदर कोई भी चरवाहा क्या नहीं कर सकता था? कोई भी पशु नहीं चरा सकता था, ना लकड़ी इकट्ठा कर सकता था। उसमें उनके जाने पर पूर्णतः क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। उनके जो परंपरागत जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। परंपरागत अधिकार क्या होता है? परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार। तो चरवाहों के जो परंपरागत अधिकार थे उनको क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। दूसरी जो बात आती है, जो संरक्षित वन थे उनमें कुछ नियमों के तहत ढील दी गई। संरक्षित वन में क्या था? कुछ नियमों के तहत ढील। वो क्या थी कि इनको जंगल में पशु चराने के लिए कौन से में? संरक्षित में एक परमिट लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? परमिट। उसके लिए इन्हें क्या देने पड़ते थे? पैसे देने पड़ते थे। अब अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों में इनको क्या देने पड़े? अंग्रेजों को पैसे देने पड़े, परमिट लेना पड़ा। और इस परमिट के ऊपर इनके जाने की तारीख और वापसी की तारीख दोनों लिखी होती थी। निर्धारित दिन से एक भी दिन ज़्यादा ये वहाँ पर नहीं रह सकते थे। वो सारा का सारा किसके ऊपर लिखा होता था? उस परमिट के ऊपर लिख दिया जाता था। और अगर कोई भी उस समय सीमा का उल्लंघन करता तो उस पर क्या लगा दिया जाता था? जुर्माना, और उसके पशु तक जब्त कर लिए जाते थे। तो चरवाहों की जिंदगी क्या हो रही है? यहाँ पर प्रभावित हो रही है। तीसरी बात, जो घुमंतु जाति के लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को बेच करके अपना जीवन चलाते थे। क्या करते थे? अपना जीवन चलाते थे, मौसम के हिसाब से अपनी चारागाहों को बदलते थे। इन लोगों पर अंग्रेज क्या नहीं करते थे? यकीन नहीं करते थे। अंग्रेज जो है घुमंतु जो किस्म के लोग होते थे उनको किसकी दृष्टि से देखते थे? शक की दृष्टि से। क्यों? वो ये कहते थे भी इनका कोई भी परमानेंट ठिकाना नहीं है, स्थायी ठिकाना नहीं है,
तो इनको ढूंढा कैसे जाए अगर ये कोई भी जुर्म कर देंगे तो। इसलिए वो इनको क्या मानते थे, अपराधी मानते थे। क्या मानते थे, अपराधी। और उनको ये भय था यदि हम इनकी पहचान नहीं करेंगे, इनको नियंत्रित नहीं करेंगे एक जगह पे, तो इनके ऊपर जो है कानून लगाना बड़ा ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये लोग जो है शांति प्रिय नहीं मानते थे इनको। क्या मानते थे, इनको घुमंतु लोगों को अपराधी माना जाता था। इसके लिए 1871 में एक एक्ट पारित किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आ जाता है ये। कौन सा एक्ट, 1871 में कौन सा एक्ट पारित किया गया, अपराधी जनजाति अधिनियम। और इन सारे लोगों को, ये जो समुदाय में घूमने वाले लोग थे, चाहे दस्तकार हो, व्यापारी हो या चरवाहे हो, उनको इस अपराधी की समुदाय की सूची में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया और इन्हें कुदरती अपराधी घोषित कर दिया गया। और अब बिना परमिट के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। गांव और बस्तियों के अंदर ये हुक्म सुना दिया गया कि बिना परमिशन के ये आवाजाही नहीं कर सकते। और ग्रामीण पुलिस भी उनके ऊपर नज़र रखने लगी। ये प्रश्न हमारा चल रहा है कि औपनिवेशिक शासन में चरवाहों की ज़िंदगी को किस प्रकार बदला गया, ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा यहाँ। उसके हमने 3 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद है नंबर 4 कि चौथी बात क्या थी। अब चौथी बात ये थी कि अंग्रेजों को एक ही काम था, धन इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, धन। और वो किस जरिए होता था, लगान भूमि पे जो लगता था, और जो वस्तुओं के ऊपर लगता था व्यापारियों को, वो क्या लगता था, टैक्स। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने एक रास्ता अपनाया कि जो कृषि के ऊपर लगान लगाया हुआ है, नहरी पानी के ऊपर जो लगान लगाया हुआ है, अन्य वस्तुओं के बेचने और खरीदने पर जो लगान लगाया गया है, तो इन लोगों ने मवेशियों के ऊपर, जो पशु होते थे, उन पे भी टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पशुओं पर टैक्स लगा दिया। जो चारागाहों में चरने वाले जानवर थे उनके ऊपर क्या लगा दिया, एक एक जानवर के ऊपर टैक्स लगा दिया। और 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स लागू कर दिया। और ये टैक्स की जो दर होती थी ये हमेशा बढ़ती जाती थी। और ये व्यवस्था दिनों दिन क्या होती चली गई, मजबूत होती गई। और बाद में जब ये मजबूत हो गई तो ये टैक्स जो वसूली है उसका काम किसको सौंप दिया गया, ठेकेदारों को। किसको सौंप दिया गया, ठेकेदारों को। ठेके पे देना शुरू कर दिया। और जो ठेकेदार थे वो ठेका पाने के लिए क्या करते थे, सरकार को ज़्यादा पैसा देते थे। क्या देते थे, ज़्यादा पैसा। अब सरकार को अगर वो ज़्यादा पैसा देंगे तो ये पैसा किन से वसूलेंगे, उन चरवाहों से वसूलेंगे, उन चरवाहों से वसूलेंगे। और चरवाहों को बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ा, पैसा देना पड़ा। इसके साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, चरवाहों को चराने के लिए पास भी जारी कर दिए। क्या जारी कर दिए, पास जारी कर दिए। कोई भी चरवाहा बिना उस पास के किसी भी चारागाह में क्या नहीं हो सकता था, दाखिल नहीं हो सकता था। और उस पास के ऊपर सारी चीज़ अंकित होती थी कि कितने उसके पशु उसके पास हैं और कितने टाइम तक जो है वो रहेगा यहाँ पर, और उसने कितना टैक्स चुकाया है। ये सारी की सारी गतिविधियाँ जब चरवाहों पर लाद दी गई तो उसने जो है उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उन बदलावों के बारे में जो चरवाहों की ज़िंदगी को क्या कर रहे थे, तरह तरह की से प्रभावित कर रहे थे। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ, उससे क्या होगा, चरवाहों के लिए क्या हो जाएगी, गंभीर कमी पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब खेती के अंतर्गत ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी तो चरवाही जो ज़मीन है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो, ज़्यादा से ज़्यादा चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर किस में बदल दिया गया, खेतों में बदल दिया गया। तो खेतों में जब बदला जाएगा तो चारागाह क्या हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। और इसका नतीजा ये हुआ, जो जंगलों के अंदर आरक्षण किया गया था, अब गडरी और पशुपालक अपने मवेशियों को जंगलों में पहली आज़ादी जो होती थी चराने की वो नहीं रही उनकी। अब क्या होगा, जो खेत बच गए, सारे जानवरों का दबाव अगर उन खेतों पे होगा तो वहाँ तादाद जानवरों की क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसी तादाद बढ़ेगी तो धीरे धीरे उन चरागाहों के अंदर जो भोजन होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब घुमंतु थे तब वो दूसरे क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन इन नियमों की वजह से क्या होगा, उनके चारागाहों की जो घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर क्या लग गई, बंदिश लग गई। और बंदिश लगने की वजह से जो बचे हुए जो चारागाह थे उनका बेहिसाब इस्तेमाल हुआ।
और इससे क्या होगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ा, जानवरों की सेहत और तादाद गिरने लगी, चारे की कमी हुई, और जब अकाल पड़ा तो बहुत बड़ी संख्या में जानवर जो है भूख से मरने लगे। और कई कई जो तो ऐसे समुदाय थे जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, उनके तो अधिकतर पशु ही क्या हो गए, मौत का ग्रास में चले गए। ये हमारा भारत है, इसके महत्वपूर्ण समुदाय आप देख लीजिए। जो चरवाहा है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश और असम की बात करते हैं तो ये मोनपा अरुणाचल में जो रहते थे उनको, उसके बाद कर्नाटक का जो क्षेत्र था और आंध्र प्रदेश का, उसको कुर्मा, आंध्र व कर्नाटक गोल्ला और कुर्बा। ये जो महाराष्ट्र है उसको धंगर बोलते थे महाराष्ट्र वालों को। गुजरात वालों को क्या बोलते थे, मलदारी। क्या बोलते थे गुजरात वालों को, मलदारी। राजस्थान वालों को क्या बोलते थे, रायका। जम्मू वालों को क्या बोलते थे, गुज्जर बकरवाल। और हिमाचल वालों को क्या बोलते थे, गद्दी। और जो पंजाब हरियाणा में रहते थे उनको क्या बोला जाता था, बंजारे। पंजाब में जो रहते थे और कहाँ रहते थे, हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और एक पक्का इनमें से एग्जाम में आता है कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते थे, जो चरवाही से अपना जीवन यापन करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, जब ये परिवर्तन कर दिए गए, ये बंदिशें लगा दी गई, तो उन्होंने इसका सामना किस प्रकार किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी, नंबर 1, जानवरों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी, जानवर कम रखने लग गए। दूसरी बात क्या थी, अन्य रोजगार के साधन अपना लिए। तीसरी बात क्या थी, खेती करनी शुरू कर दी। चौथी बात क्या थी, जिनके पास बिल्कुल भी पशु नहीं रहे उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी। और तीसरी बात क्या थी, एक और पांचवी बात, नए इलाकों की तलाश कर ली। किसकी तलाश कर ली, नए इलाके की। एक तो जानवर कम हो गए तो चारागाह के ऊपर क्या होगा, दबाव कम होगा, कम होगा तो लंबे समय तक घास रहेगी। दूसरा क्या था, अन्य रोजगार। अन्य रोजगार क्या था, दस्तकारी का काम करना शुरू कर दिया, कपड़ा बुनना शुरू कर दिया, किसी ने बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया, किसी ने लोहे का काम करना शुरू कर दिया। तीसरी बात क्या थी, कुछ ऐसे थे जिनके पास खेती करने के पशु थे, तो उन्होंने स्थानीय जो लोग हैं उनसे पट्टे पर लेकर के खेती करनी शुरू कर दी। चौथी बात जो थी, जिन लोगों ने ना खेती की ना रोजगार किया, तो उन्होंने दूसरे लोगों के यहाँ पर या उनके खेतों पर जो खेती का जो विस्तार हुआ तो किसकी ज़रूरत पड़ी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने दूसरे जो कृषक होते थे उनकी खेती पर काम करना शुरू कर दिया। और पांचवें वो लोग थे जिन्होंने नए इलाके तलाश कर लिए जहाँ पर जा कर के वो पशुओं की क्या कर सकते थे, आवाजाही कर सकते थे। इसके अलावा नंबर 6 और बता देता हूँ, व्यापार करना भी शुरू कर दिया इन्होंने। क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार। ये था इनका जो बदलाव जो आ रहा था, जो बंदिशें लगाई गई थी, उनका किस प्रकार सामना किया। ये 6 पॉइंट है। ये प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि चरवाहों ने जो है इन बदलावों का जो सामना है वो कैसे किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ आता है कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया। विभाजन हो गया तो सिंधु नदी का जब बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ा जो मैदान था सिंधु का, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और थोड़ा कहाँ पर रह गया, कम, भारत में। अब ये सरहदें थी, क्या खींच दी गई, देशों के बीच में सरहदें। ये भी इनके लिए क्या होगी, बहुत घातक, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो चरवाहा था वो कहाँ पर पशु चराने के लिए नहीं आ सकता था, भारत में। और भारत वाला कहाँ नहीं जा सकता था, पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, ये हरियाणा के खेतों में आना शुरू हो गए। जो पंजाब और सिंध के क्षेत्र के जो लोग थे वो कहाँ आना शुरू हो गए फिर लगते हुए, क्योंकि कटाई के बाद में यहाँ के खेत जो है खाली हो जाते थे और वहाँ पर ये मवेशियों को क्या कर लेते, चरा लेते थे। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ की जो ज़मीन थी उसको क्या मिल जाता था, पशुओं का मलमूत्र मिल जाता था, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती थी, बनी रह जाती थी। इन सारी समस्याएं होने के बाद भी इस तरीके से जो चरवाहे हैं वो आज भी
जिंदा ही नहीं है, बल्कि हाल ही के दशकों में उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये जो रीजंस मैंने आपको 6 बताए हैं, इन 6 चीज़ों को अपना करके इन लोगों ने अपनी आजीविका को क्या कर लिया, बदल लिया, और धीरे धीरे इनकी संख्या भी क्या हो गई, बढ़ने लगी। और जब किसी इलाके के चरागाह में उनके दाखिल होने पर रोक लगा दी जाती तो वो क्या करते हैं, या तो अपनी दिशा बदल लेंगे, या रेवड़ छोटा कर लेंगे, या फिर दुनिया के मिजाज से क्या करते हैं, तालमेल बिठा लेते हैं। और दूसरे भी इन्होंने उद्योग धंधे शुरू कर दिए। परिस्थिति विज्ञानी बताते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो क्या है, चरावाही है। जो क्षेत्र शुष्क है, जहां वनस्पति कम है, खेती कम होती है, वहां आजीविका का सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है, चरवाही है। तो बहरहाल ये जो चरवाहे हैं, इनके जो बदलाव थे वो सिर्फ हमारे ही देश में नहीं थे। ये तो हम बात किसकी कर रहे थे, भारत की कर रहे थे, जिनके ऊपर थोपा गया था। बल्कि ये जो नए कानून थे, बसाहट के जो नए नियम थे, जो तरीके थे, जो आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर कर रहे थे, ये विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने भी क्या किए थे, ये रास्ते अपना लिए। भारतीय क्षेत्र के जो चरवाहे हैं, जब उन्होंने अपने इस प्रकार के जीवन को बचाया, तो दूसरे जो महाद्वीप थे वहां के लोगों ने भी अपने जीवन को क्या कर लिया, बचा लिया। अब हम भारत को छोड़ करके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट हो जाता है वो होता है अफ्रीका में चरवाहा जीवन। कि जो अफ्रीकी जो जीवन था, वहां का चरवाहा जीवन कैसे था। तो जैसे भारत के अंदर हमने पढ़ा भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते थे, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में भी रहते थे। जबकि अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, आज भी इसको क्या बोला जाता है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरा नाम है किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का ये दूसरा जो है नाम है। और यहाँ कौन कौन सी जाति के लोग रहते थे, बेंदोइस रहते थे, बर्बेरस रहते थे, मसाई रहते थे, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय रहते थे। और ज़्यादातर मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है वो ये अर्धशुष्क घास के मैदान और रेगिस्तान है। और यहाँ पर वर्षा आधारित जो खेती है वो क्या है, बहुत मुश्किल, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है वहाँ के लोग कौन कौन से पशु पालते हैं, महत्वपूर्ण, उनको गाय और बैल है, ऊँट है, बकरी, भेड़ और गधे। और इनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, और इनसे खाल और क्या मिलती है, ऊन मिलती है। इनको बेच करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं। और बहुत से चरवाहे ऐसे हैं जो व्यापार के अंदर यातायात संबंधी भी काम करते हैं, ऊँटों के ऊपर सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इस प्रकार जो चरवाही से मामूली सी आय होती है उससे गुजर करके बहुत मुश्किल से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के अंदर गहरे बदलाव आए। आखिर ये बदलाव क्या थे, इनके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर आप देख लो, ये जुल्लू, तवाना, ये साउथ अफ्रीका है, इधर सारा का सारा ये अफ्रीका महाद्वीप जिसे बोला जाता है। ये सोमाली, डानक्लिन, ताउरंग, बेबरस, मुरस और बेदुइन, ये महत्वपूर्ण जो है चरवाहा समुदाय हैं जो कहाँ पर रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। और इन परिवर्तनों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और ये बताते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण समुदाय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, मासाई समुदाय के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम कौन से समुदाय के बारे में जानेंगे, अफ्रीका के मासाई के। और बताया जाता है कि सबसे बड़े पशुपालक थे ये लोग, और इनकी जो संख्या है लगभग 3 लाख तो थी दक्षिणी कीनिया में, और करीबन 1.5 लाख कहाँ पर रहते थे, तंजानिया में। ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार। लेकिन नए कानून और बंदिशों ने इन लोगों की ज़मीनें छीन ली, बल्कि उन्हीं की आवाजाही पर भी क्या लगा दी, बंदिशें। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई, उनके सामाजिक संबंध एक नई शक्ल में ढल गए। इनके बारे में हम आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके अंदर अध्ययन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है चारागाहों का क्या हुआ, जिन चारागाहों में ये पशु चराते थे उनका क्या हुआ। इन सभी का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।